साथ आज दो मेजर मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी डिस्कस हुई है। ये समझ आया आपको? यस सर। एक्सक्यूज मी सर, यस। ये जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बजट पेश किया 2021 का, आप इसके बारे में थोड़ा बहुत ब्रीफ करें। इसके बारे में बेटा बजट तो बड़ी डिटेल डिस्कशन है। सबसे पहले हम बजट को डिफाइन कर लेते हैं कि बजट क्या होता है। बजट के अंदर दो चीज़ें हैं, एक पब्लिक स्पेंडिंग है, दूसरी सोर्सेज टू फाइनेंस पब्लिक स्पेंडिंग। पब्लिक स्पेंडिंग मीन कि गवर्नमेंट इसमें डिफाइन करती है कि आने वाले फिस्कल ईयर में, कमिंग फिस्कल ईयर में गवर्नमेंट इकोनॉमी के किन किन सेगमेंट पर कितना अमाउंट खर्च करेगी। जैसे गवर्नमेंट डिफाइन करती है कि वो एजुकेशन पर इतना खर्च करेगी, हेल्थ केयर पर करेगी, डिफेंस पर करेगी, सिविल नेशनल डिफेंस पर करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर करेगी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर करेगी, डैम्स बनाएगी गवर्नमेंट। तो ये डिफरेंट, दीज ऑल आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर्स। और साथ में गवर्नमेंट डिफाइन करती है कि इन पब्लिक एक्सपेंडिचर्स को हाउ गवर्नमेंट विल फाइनेंस। तो फाइनेंस के लिए डिफरेंट आपके पास सोर्सेज टू फाइनेंस योर पब्लिक स्पेंडिंग है। उनमें मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस दैट इज टैक्सेशन। इसके अलावा भी है, प्राइवेटाइजेशन से फाइनेंस किया जा सकता है, बोरोइंग से फाइनेंस किया जा सकता है, स्टेट ओन ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट से फाइनेंस किया जा सकता है, स्टेट ओन बिल्डिंग्स होती हैं उनको आपने रेंट आउट किया है, उससे रेंट रेवेन्यू जनरेट हो रही है, उससे फाइनेंस किया जा सकता है, इंटरनेशनल एड से फाइनेंस किया जा सकता है। बट मेन सोर्स टू फाइनेंस पब्लिक स्पेंडिंग शुड बी टैक्सेशन। जब हम टैक्सेस की बात करते हैं तो हमारे पास जो टैक्स सिस्टम का कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए। जो टैक्स सिस्टम्स हैं इन द वर्ल्ड, वो हमारे पास प्रोग्रेसिव है, रेग्रेसिव एंड प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम। तो नॉर्मली प्रोग्रेसिव एंड रेग्रेसिव बोथ वर्किंग टुगेदर इन एवरी इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए कि डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रेसिव एंड रेग्रेसिव टैक्सेस। प्रोग्रेसिव टैक्सेस में हम बोलते हैं कि हाई इनकम अर्नर्स विल पे मोर टैक्सेस, रेग्रेसिव में हम बोलते हैं कि लो इनकम अर्नर्स विल पे मोर टैक्सेस। तो जो प्रोग्रेसिव टैक्स है एक्चुअली हम उसको इनकम टैक्स भी कह सकते हैं और डायरेक्ट टैक्सेस भी बोल सकते हैं। रेग्रेसिव को हम बोल सकते हैं कि टैक्सेस ऑन स्पेंडिंग और इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो आप जितने भी डेवलप्ड नेशन देखेंगे वर्ल्ड के अंदर, दे आर मेन फोकस्ड टू जनरेट देयर रेवेन्यू टू फाइनेंस देयर पब्लिक स्पेंडिंग मेन फोकस्ड ऑन डायरेक्ट टैक्सेस, टैक्सेस ऑन इनकम। एक्चुअली जो टैक्सेस ऑन इनकम है, इनका कंसेप्ट है, इसका एक और भी ऑब्जेक्टिव होता है गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट रिड्यूस, एलिमिनेट करना चाहती है और रिड्यूस करना चाहती है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इम्पैक्ट फ्रॉम द इकोनॉमी। इसको खत्म करना चाहती है या कम करना चाहती है। और वैसे भी जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं या प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है, इसका तो इंट्रोडक्शन तो 1400 ईयर्स अगो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया अपनी गवर्नमेंट में। आपने भी जजिया लगाया, टैक्स लगाया और हाई इनकम अर्नर्स पर लगाया। और उस टैक्स का मकसद यही था कि हाई इनकम अर्नर्स से टैक्स लिया जाएगा और जो लो इनकम अर्नर्स हैं या पुअर पीपल हैं उनकी वेलफेयर पर खर्च होगा। अब अगर हम पाकिस्तान में आ जाएं, पाकिस्तान की बात करें, यहाँ तो केस एंटायरली डिफरेंट है। आप लास्ट ईयर्स में चले जाएं, उस लास्ट ईयर्स के जो बजट्स हैं उनको स्टडी करें, किसी भी गवर्नमेंट का बजट हो, तो हम टैक्सेस से जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं टू फाइनेंस पब्लिक स्पेंडिंग, हमारा मेन फोकस इनडायरेक्ट टैक्सेस है, टैक्सेस ऑन स्पेंडिंग। यानी उसमें लो इनकम अर्नर ज़्यादा टैक्स पे करता है, हाई इनकम अर्नर कम टैक्स पे करता है। तो कैसे गवर्नमेंट कह सकती है कि हम अपना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंप्रूव करेंगे? एक गरीब आदमी जब बहुत ज़्यादा टैक्स देगा, वो कैसे अपने बच्चों को एजुकेट कर सकता है? अब इसमें आप डायरेक्ट टैक्सेस में कह लें कि टैक्सेस ऑन इनकम, आपकी जितनी हाई इनकम होगी यू हैव टू पे मोर टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। और इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो टैक्सेस ऑन स्पेंडिंग। अब इसमें हम कहते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस एक्चुअली आर द एग्जांपल ऑफ रेग्रेसिव टैक्सेस। ये रेग्रेसिव, कैसे रेग्रेसिव टैक्सेस है? आप देखें कि हाई इनकम अर्नर है, उसके पास एक एक्सपेंसिव कार है, 2-2.5 करोड़ रुपए की कार है, वो पेट्रोल खरीदता है पेट्रोल पंप से 75 रुपए का, उसमें जो 25, 30, 32 रुपए टैक्सेस हैं वो देता है। अब एक मोटर बाइक वाला जिसके पास एक पुरानी सेकंड हैंड 20,000 रुपए की मोटरसाइकिल है, वो जब पेट्रोल खरीदता है वो भी सेम टैक्स पे करता है। तो आप इनकम डिफरेंस इमेजिन करें, जिसके पास 2 करोड़ की गाड़ी है उसका इनकम लेवल क्या होगा
और जिसके पास 20,000 की सेकंड हैंड बाइक है उसका इनकम लेवल क्या होगा, बट बोथ आर पेइंग सेम टैक्सेस टू द गवर्नमेंट ऑन देयर स्पेंडिंग। दिस इज नॉट जस्टिस, ये इंसाफ नहीं है। अब एक गरीब आदमी है, वो जो टूथपेस्ट खरीदता है ब्रश करने के लिए, उस पर जो टैक्स वो देता है वही हाई इनकम अर्नर दे रहा है, नो डिफरेंस, सेम इनकम लेवल में बिग डिफरेंस, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो दिस इज नॉट गुड। गवर्नमेंट हैव टू फोकस ऑन डायरेक्ट टैक्सेस, वहां से रेवेन्यू जनरेट करे। आप करंट बजट की बात कर रहे हैं, करंट बजट में जो गवर्नमेंट ने अपना टारगेट रखा है वो 910 बिलियन रुपीस रखा है। दे वांट टू जनरेट 910 बिलियन रुपीस फ्रॉम द टैक्सेस। और जब इन टैक्सेस को गवर्नमेंट ने ब्रेक किया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में, इनडायरेक्ट को सेल्स टैक्स के नाम से गवर्नमेंट ने यूज किया यहाँ पर, तो गवर्नमेंट ने कहा जी हम 418 बिलियन रुपीस जनरेट करेंगे डायरेक्ट टैक्सेस से, 482 बिलियन रुपीस जनरेट करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस से, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस से हम 74 बिलियन मोर जनरेट करना चाह रहे हैं। पहली तो बात ये कि इनडायरेक्ट टैक्सेस तो बहुत नीचे होने चाहिए, आपके तो इक्वल तो नहीं है डायरेक्ट टैक्सेस से, उससे भी ज्यादा है। इसका मतलब है गवर्नमेंट पुटिंग प्रेशर ऑफ द टैक्सेस ऑन द पुअर पीपल। हर चीज पर आप टैक्स कर रहे हैं, आप करें टैक्स, लग्जरीज को टैक्स करें। Why you are going to tax necessities, essentials को टैक्स क्यों कर रहे हैं? आप एक्सपेंसिव कार्स को टैक्स करें, आप उन गुड्स को जो डीमेरिट गुड्स हैं, हैविंग नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज, उनको टैक्स करें, हैवीली टैक्स करें। नो डाउट दे आर टैक्स्ड बट नॉट हैवीली, उन पर इतना टैक्स नहीं है। आप इनसे टैक्स रिमूव करें। एक बंदा साबुन लाइफ बॉय खरीदता है मुंह धोने के लिए, उस पर भी वो टैक्स दे रहा है। वो घर में दाल पकाने के लिए घी खरीदता है, एक थैली 100-220 रुपए की है, जितने की भी 1 kg आता है, उस पर एक गरीब मजदूर भी वही टैक्स दे रहा है जो एक रिच दे रहा है, जो 2000 गज के बंगले में रह रहा है, वो भी सेम टैक्स पे कर रहा है। तो गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए डायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर, प्रोग्रेसिव टैक्सेस के ऊपर, रेग्रेसिव पर नहीं। सेल्स टैक्सेस और ये इनको कम करना चाहिए, स्पेशली ऑन नेसेसिटीज पर, स्पेशली ऑन मैरिड गुड्स पर। इन पर टैक्सेस को रिमूव ही कर देना चाहिए गवर्नमेंट को। अमीर लोगों से टैक्स पे, इनकम पर टैक्स चार्ज करे, जिसकी ज्यादा इनकम है वो ज्यादा टैक्स पे करे। लेकिन गवर्नमेंट के लिए यहाँ प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट का जो टैक्स बेस है वो बहुत कम है। पाकिस्तान का टैक्स बेस मीन नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स जो डायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हैं, उनके नंबर्स बहुत कम है। गवर्नमेंट को चाहिए उनके नंबर्स इंक्रीज करे। एक तो गवर्नमेंट अपना टैक्स बेस इंक्रीज करने में फेल हो रही है, ये इशू है गवर्नमेंट के साथ। दूसरी बात है जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं, जो डायरेक्ट टैक्सेस पे कर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग है उसमें कितना वो ट्रांसपेरेंटली पे कर रहे हैं टैक्सेस, ये भी एक अलग इशू है। डायरेक्ट टैक्स पेयर्स जो एग्जिस्टिंग है, अगर उनकी हमने बता दिया आपको कि एडिशनल तो गवर्नमेंट फेल हो गई कि टैक्स बेस इंक्रीज करने में तो फेल हो गई, लेकिन जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं वहां पर भी करप्शन है, वहां भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अगर हम डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें उसको हम डिवाइड कर देते हैं दो में, एक सैलरीड मैन है, एक बिजनेसमैन है। सैलरीड मैन टैक्स दे रहा है अपनी सैलरी के ऊपर, वो उसकी इनकम है, इसमें कोई करप्शन नहीं है। इसमें और बहुत ज्यादा डिटेल डिस्कशन हो सकती है, लेकिन मैं आपके साथ लिटिल कंसाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। सैलरीड मैन की सैलरी पर टैक्स एट सोर्स डिडक्ट हो जाता है, उसमें कोई करप्शन नहीं है। करप्शन कैसे नहीं है कि आपकी सैलरी अगर अंडर द टैक्स ब्रैकेट आती है तो एम्प्लॉयर बिफोर पेइंग सैलरी टू एम्प्लॉय टैक्स डिडक्शन कर लेता है, और उसके बाद जो आफ्टर टैक्स इनकम बचती है, जिसको हम इकोनॉमिक्स में डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं, वो एम्प्लॉय के अकाउंट में क्रेडिट कर देता है और एम्प्लॉय उसको यूज करता है। और गवर्नमेंट एम्प्लॉयर से टैक्सेस ले लेती है इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर पेरोल और सैलरीज, वो गवर्नमेंट ले लेती है, इसमें कोई करप्शन नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप आए बिजनेसमैन, वहां पर करप्शन है। एक्चुअली जो बिजनेस है आपका, बिजनेस के प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगता है। ये छोटे मोटे अगर बिजनेस को छोड़े तो हमारे पास जो पीएलसीज हैं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, अगर हम उसकी बात कर ले, बात तो डिटेल बहुत ज्यादा एक शॉपकीपर की भी हो सकती है, लेकिन अगर हम कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें तो इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी कॉर्पोरेट बिजनेस, एवरी पीएलसी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, टू गेट देयर अकाउंट्स ऑडिट फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स एवरी ईयर। उनके लिए कंपल्सरी है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म से हर साल अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाएं। और वो जो ऑडिटेड फाइनल अकाउंट्स होते हैं उनके अंदर जो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट है, वो इनकम स्टेटमेंट जो प्रॉफिट शो कर रही होती है उसको गवर्नमेंट टैक्स कर देती है। इस बात की क्या गारंटी है कि जो इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट शो कर रही है वो ट्रांसपेरेंट है, वो बिल्कुल एक्यूरेट है? उसकी एक्यूरेसी की क्या गारंटी है?
उसकी एक्यूरेसी की गारंटी हम कहते हैं जी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म ने जो रिपोर्ट दी है, ऑडिट रिपोर्ट दी है, उसमें जो उनका ओपिनियन है वो गारंटी है। चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स ओपिनियन देती हैं, दो डिफरेंट फॉर्म में मेजरली ओपिनियन देती हैं, या तो क्वालिफाइड ओपिनियन होता है या अनक्वालिफाइड। ज्यादातर आप देखें मेजॉरिटी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म अनक्वालिफाइड ओपिनियन देती है, क्वालिफाइड ओपिनियन तो देती नहीं है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो क्वालिफाइड ओपिनियन है, इसका मतलब है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म आफ्टर कंप्लीटिंग देयर ऑडिट, इन देयर ऑडिट रिपोर्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म कह रही है कि इन आवर ओपिनियन, हमारे ख्याल में देयर इज सम एरर्स, फ्रॉड्स इन द अकाउंट्स ऑफ दिस फर्म, इस कंपनी के अकाउंट्स में कुछ मसला है, कुछ इसके इंटेग्रिटी पर क्वेश्चन मार्क है, इनके अकाउंट्स की इंटेग्रिटी और इनकी मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पर क्वेश्चन मार्क है। तो आप मुझे ये चीज सोचेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म क्वालिफाइड ओपिनियन क्यों देगी? उसका रीजन ये क्यों देगी, एक्चुअली वो देती नहीं है। क्यों नहीं देती? अगर वो दे देगी तो क्लाइंट डिस्टर्ब होगा, क्लाइंट के अगेंस्ट ये बात जा रही है, तो क्लाइंट अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म को चेंज करेगा, नेक्स्ट ईयर किसी और से ऑडिट करवा लेगा, और चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म को ऑडिट फीस चाहिए। तो ऑडिट फीस उसको जब मिलेगी जब वो अपने क्लाइंट को खुश करेगा। उसका क्लाइंट खुश होगा जब एरर फ्री उसको रिपोर्ट मिलेगी, जब उसकी इंटेग्रिटी पर क्वेश्चन मार्क नहीं होगा मैनेजमेंट की और उसके अकाउंट्स की, तो क्लाइंट हैप्पीली विल पे मोर टू द ऑडिटर्स। इसलिए वो अनक्वालिफाइड ओपिनियन देते हैं, उसके अंदर हाइड कर जाते हैं जो प्रॉब्लम्स होती है। अब हाइड कैसे कर जाते हैं, उनके पास उसके लिए रीजन है। वो कहते हैं कि दिस इज अवर ओपिनियन, वी आर नॉट गिविंग डिसीजन ऑन द एक्यूरेसी और ट्रांसपेरेंसी ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस और मैनेजमेंट, इसके ऊपर हम ओपिनियन दे रहे हैं, दिस इज नॉट अवर डिसीजन। अब ओपिनियन क्यों दे रहे हैं? उसका रीजन है कि ऑडिट तो सैंपल बेस्ड होता है, 100% किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट नहीं होता, सैंपल बेस्ड होता है। नॉर्मली जो मैंडेटरी ऑडिट है वो 30% है और मोर आप उससे कर ले। अगर एक कंपनी का आपने ऑडिट किया 50%, इसका मतलब है कि आपने 50% ट्रांजैक्शंस को चेक किया, 50% को छोड़ दिया, वो भी ऑन सैंपल बेस्ड। रैंडमली आप रैंडम सैम्पलिंग करते हैं और आप ऑडिट करते हैं, उसके अंदर जो आपने ट्रांजैक्शंस ऑडिट नहीं की, जो रह गई, उनमें हो सकता है एरर हो, कहीं फ्रॉड हो। दिस इज द रीजन चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स गिविंग देयर ओपिनियन ऑन द एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस। तो इस तरीके से वो अपने क्लाइंट को खुश करने के लिए ज्यादातर उनकी कोशिश होती है कि अनक्वालिफाइड ओपिनियन दे। अनक्वालिफाइड ओपिनियन का मतलब है कि अकाउंट्स ऑफ दिस फर्म आर फ्री ऑफ एरर्स, there is no question mark on integrity of the management and also on the accounts of the business। ये प्रॉब्लम्स है, ये करप्शन यहाँ पर इस तरीके से होती है। अब एक फर्म अगर फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, उसको बोरिंग करने की जरूरत नहीं है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, they don't want more investors because they are financially strong, now they want to pay low taxes to the government। अब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म से कांटेक्ट करेगी, उससे बोलेगी हमारा प्रॉफिट लो करके आप शो करें। वो लो करेंगे, उनके पास डिफरेंट टैक्टिक्स हैं कि वो कैसे ये करेंगे, वो एक अलग डिस्कशन है। वो लो प्रॉफिट कर देंगे, लो प्रॉफिट करेंगे, उस लो प्रॉफिट पर गवर्नमेंट लो टैक्स रेट अप्लाई करेगी और कम टैक्स गवर्नमेंट को जाएगा और जो क्लाइंट है उसको पैसा बच जाएगा, वो खुश होकर आपको पैसे देगा। सिर्फ लो प्रॉफिट ही शो करना नहीं है। अब एक तरफ दूसरी फर्म है, वो फाइनेंशियली वीक है, वो बहुत कमजोर है, दे वांट टू बोरो मनी फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो पैसा कर्जा लेना चाहते हैं। दे वांट मोर इन्वेस्टर्स टू देयर बिजनेस, वो मोर इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, और उनको प्रॉफिट जबकि हो नहीं रहा, बिकॉज दिस द रीजन दे आर फाइनेंशियली वीक, प्रॉफिट ही नहीं हो रहा। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म से कांटेक्ट करते हैं कि आप हमारा प्राइस जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज करके शो करें किसी तरह। उनके पास सारे टैक्टिक्स हैं, दे आर एक्सट्रीमली प्रोफेशनल। वो उनका प्रॉफिट राइज कर देते हैं। जब राइज करते हैं तो फिर लेंडर्स देखता है तो इनको तो प्रॉफिट हो रहा है, तो वो लेंडर्स जो हैप्पीली विल लेंड देम मनी, उनको उधार देगा, और मोर इन्वेस्टर्स को दे कैन अट्रैक्ट इजीली, और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर लेंगे आराम से, और इस तरीके से उनके पास कैश इनफ्लोज शुरू हो जाएंगे और उनकी फाइनेंशियल पोजीशन ग्रेजुअली स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स आर इंगेज इन करप्शन। Not every firm is engaged, but many firms are engaged in this kind of corruption। तो क्योंकि उनको पता है कि हमारे ऊपर कोई हाथ नहीं डालेगा, क्यों, हम तो ओपिनियन दे रहे, दिस इज आवर ओपिनियन, और हमने सारे अकाउंट्स 100% थोड़ी ऑडिट किए, इसमें आगे एरर तो हम क्या करेंगे, उनके पास रीजन है।
अब इसीलिए यहाँ पर करप्शन, एक तो आप गवर्नमेंट जो हमारा टैक्स बेस्ड इंक्रीज नहीं कर पा रही है, दूसरी बात जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं जो हमारे डायरेक्ट टैक्सेस पे कर रहे हैं, टैक्स ऑन प्रॉफिट स्पेशली, तो जो बिजनेसेस टैक्स पे कर रहे हैं उनकी ट्रांसपेरेंसी, उनकी इंटेग्रिटी, उनके अकाउंट्स और उनकी मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पर क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर गवर्नमेंट फिर क्या कर रही है, अपने इनडायरेक्ट टैक्सेस से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही है, जैसे मैंने अभी कहा 74 मिलियन मोर जनरेट करना चाहिए गवर्नमेंट देन डायरेक्ट टैक्सेस, तो वो सारा प्रेशर गरीब आदमी पर आएगा, वो दाल खरीदेगा उस पर टैक्स देगा, वो अपने लिए घी खरीदेगा घर के लिए उस पर टैक्स देगा, वो टूथपेस्ट खरीदेगा उस पर टैक्स देगा, वो अपने बच्चों के स्कूल की शूज की पॉलिश खरीदेगा उस पर टैक्स देगा, वो 100 रुपए का कार्ड लोड कराता है, जो टैक्स वो देता है, वो जो एक बिलियनर 100 रुपए का कार्ड लोड कराता है वो भी वही टैक्स देता है। तो सेम, दिस इज नॉट गुड, इन दिस वे इकोनॉमी कैन नॉट ग्रो, आपकी इकोनॉमी डेवलप नहीं हो सकती। दिस इज द रीजन 72 years gone we are still developing nation because there is injustice। यहाँ पर इनजस्टिस है, जो हमारे पास जो प्रिंसिपल्स हैं, जो अमीर लोग हैं उनके लिए डिफरेंट है, गरीब को आप गरीब तर किए चले जा रहे हैं। रीजन एक्चुअली लॉजिक तो ये होना चाहिए था, अमीर लोगों से आप टैक्सेस लें और गरीब लोगों की वेलफेयर पर स्पेंड करें, उनकी जो ह्यूमन डेवलपमेंट करें, ह्यूमन डेवलपमेंट मीन उनको वेल एजुकेट करें, वेल ट्रेन करें, उनको अपॉर्चुनिटीज दें। जब आपकी कॉम डेवलप हो जाएगी तो डेफिनेटली नेशन डेवलप हो गई तो फिर आपका कंट्री भी डेवलप हो जाएगा। अंडरस्टैंड, कुछ समझ आया आपको? ये एक्चुअली मैंने आपके साथ कोशिश की है कि जो टैक्स को गवर्नमेंट फाइनेंस कर रही है अपनी स्पेंडिंग को, तो टैक्सेस वो डायरेक्ट टैक्स से फाइनेंस करना चाहिए, ज्यादा फोकस डायरेक्ट पर होना चाहिए, इनडायरेक्ट पर ज्यादा हो गया है। और इनडायरेक्ट जब टैक्सेस आप जनरेट करते हैं उससे एक और इशू क्रिएट हो जाता है, इन्फ्लेशन हो जाता है आपकी मार्केट में। इनडायरेक्ट टैक्सेस मीन टैक्सेस ऑन स्पेंडिंग, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर टैक्स है, तो आपकी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन हो जाएगा, प्राइसेस राइज कर जाएगी। तो वो पुअर पीपल जिनकी पहले इनकम बहुत कम है, जिनकी पहले ही परचेजिंग पावर कम है, आफ्टर राइजिंग इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज उनकी जो परचेजिंग पावर है और नीचे चली जाएगी। तो आपका एक तरफ गवर्नमेंट कहती है जी हम इन्फ्लेशन लो चाहते हैं, दूसरी तरफ गवर्नमेंट चाहती है कि जी हम जो है ना अपना पॉवर्टी कम करना चाहते हैं कंट्री में, तो बाय इम्पोजिंग टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज यू कैन नॉट डू दिस। आप ये काम कभी नहीं कर सकते। यू हैव टू रिमूव टैक्सेस from essentials, from necessities, उनके ऊपर से टैक्सेस रिमूव करें एंड इंक्रीज योर टैक्स बेस, डायरेक्ट टैक्स पेयर्स के नंबर्स इंक्रीज करें, रिच लोगों को और बिजनेस कम्युनिटीज को, जो लोग हाइड कर रहे हैं इनकम, उनको टैक्स सर्कल में लेकर आए, उनके ऊपर टैक्स चार्ज करें, उनसे पैसा लें और गरीबों की वेलफेयर पर खर्च करें। थैंक यू वेरी मच। समझ आया?